सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 14, जिसका शीर्षक है जवाहर भाई। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाठ का सार। इस पाठ में महादेवी वर्मा जवाहरलाल के साथ बिताए गए पलों को बहुत ही सुंदर व सहज तरीके से पिरोकर प्रस्तुत कर रही है। पढ़िए उनके कुछ अनुभव, जिससे कि उस समय के प्रधानमंत्री के स्वभाव का पता चलता है। तो बच्चों, इस पाठ में जो महादेवी वर्मा है, जो इस अध्याय की लेखिका है, उन्होंने जवाहरलाल के साथ बिताए गए कुछ पलों को बहुत ही सुंदर तरीके से इसमें लिखा है। और इन्हें पढ़कर हमें पता चलेगा, हम अनुभव करेंगे कि उस समय के प्रधानमंत्री के स्वभाव कैसा था। 19वीं सदी के दूसरे दशक में ही मैं अपनी बहन के साथ क्रॉसवेट गर्ल्स कॉलेज के छात्रावास में आ गई थी। तत्कालीन आचार्य कुमारी तुलास्कर हमारी स्थानीय अभिभाविका थी। वे स्वतंत्रता संग्राम की गतिविधियों से जुड़ी थी और विशेष अवसरों पर आनंद भवन भी जाया करती थी। तो यहाँ पे वो बता रही हैं कि 19वीं सदी के दूसरे दशक में ही वो जो महादेवी वर्मा है, वो अपनी बहन के साथ कॉस्प्रेट गर्ल्स कॉलेज के छात्रावास में आ गई थी और तत्कालीन आचार्य कुमारी तुलास्कर उनकी स्थानीय अभिभावक थी। वे स्वतंत्रता संग्राम की गतिविधियों से जुड़ी हुई थी और विशेष अवसरों पर आनंद भवन भी जाया करती थी। मैंने उनके साथ जाने का हठ किया, किंतु वे मुझे तभी साथ ले जाने के लिए तैयार हुई जब पिताजी की अनुमति मिल गई। कब मैं पहले पहल आनंद भवन गई, यह तो मुझे याद नहीं, किंतु वहां की अनेक घटनाएं मेरी स्मृति में आज भी अंकित है। उन्हीं में से एक है भाई जवाहरलाल के प्रथम दर्शन का सुखद अनुभव। अब वो क्या बता रही हैं कि उन्होंने उनके साथ जाने के लिए बहुत जिद की, लेकिन उन्हें ये याद नहीं है कि लेकिन वो तभी उन्हें ले जाने के लिए तैयार हुई जब उनके पिताजी ने उन्हें अनुमति दी। और कब वो पहले पहल आनंद भवन गई थी, उन्हें ये तो याद नहीं है, लेकिन वहां की अनेक घटनाएं उनकी स्मृति में आज भी जीवित है, अंकित है। उन्हीं में से एक जो घटना है भाई जवाहरलाल के प्रथम दर्शन का सुखद अनुभव, यानी कि उन्होंने पहली बार जवाहरलाल नेहरू को देखा था। एक दिन जैसे ही मैं कक्षा से बाहर आई, आचार्य जी को तांगे में बैठने के लिए तैयार पाया। तब छात्रावास तक जाकर पुस्तकें रखने और कपड़े बदलने का समय ही नहीं था, अतः उनके साथ आनंद भवन जाने की उत्सुकता में बस्ता लिए स्कूल के कपड़ों में ही तांगे में जा बैठी। अब वो बता रही हैं कि एक दिन जब वो कक्षा से बाहर आई तो आचार्य जी जो है वो तांगे पर बैठने के लिए बिल्कुल तैयार थे। तो छात्रावास तक जाकर पुस्तकें रखने, कपड़े बदलने का उनके पास इतना समय नहीं था, तो वो उन्हीं कपड़ों में तांगे में जाकर बैठ गई, स्कूल के कपड़ों में ही वो बैठ गई, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज्यादा उत्सुकता थी। वे वहां लोगों से क्या क्या बातें करती रही, यह तो ज्ञात नहीं, किंतु उस समय वार्ता से अधिक वहां का दृश्य आकर्षित करता रहा था। तो बता रही हैं कि उन्होंने लोगों से क्या क्या बातें की, उन्हें ये तो याद नहीं है, लेकिन वहां का जो दृश्य था वो बहुत ही आकर्षित था। उस दिन लौटते समय ना जाने किस हड़बड़ी में मैं बस्ता वहीं छोड़कर बाहर आ गई। बरामदे की सीढ़ियों पर पहुंचते ही पीछे से सुनाई दिया, ये किताबें तुम्हारी हैं। मुड़कर देखते ही मैं जहां की तहां खड़ी रह गई। बरामदे में खड़े भाई जवाहरलाल मेरे बस्ते को झुला रहे थे। तो उस दिन लौटते समय ना जाने किस हड़बड़ी में उन्हें बस्ता वहीं छोड़कर वो बाहर आ गई, क्योंकि वो बहुत जल्दी में थी। बरामदे की सीढ़ियों पर पहुंचते ही पीछे से उन्हें एक आवाज सुनाई देती है कि ये किताबें तुम्हारी है। फिर जो वो मुड़ के देखती है तो वो कौन होते हैं, वो जवाहरलाल जी होते हैं, जो उनके बस्ते को झुला रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं चित्र में कि जवाहरलाल नेहरू जो है वो उनके बस्ते को लेकर खड़े हुए हैं। मंझला कद, गौर वर्ण, स्वच्छ खादी के परिधान में दुबली पतली पर सशक्त घेष्टि, चौड़ा उज्जवल माथा, सीधा नासिका, लंबोतरा मुख, हंसी से भरे होठों के भीतर से चमकती दंत पंक्ति, काली पुतलियों से युक्त आंखें ना बड़ी थी और ना छोटी, किंतु उनकी दृष्टि में एक विशेषता थी,
सामने खड़े व्यक्ति को ऐसा लगता था मानो वे आंखें उसके पार कुछ देख रही हैं। तो यहाँ पे बच्चों वो बता रही हैं कि जब उन्होंने पहली बार जवाहरलाल नेहरू जी को देखा, यानी बचपन में उनको जब देखा तो वो कैसे लग रहे थे, और ऐसा लग रहा था मानो कि अगर कोई उनकी आंखों में देख ले तो ऐसा लगेगा कि वो आंखों के पार कुछ देख रहे हैं। बस्ते का स्वामित्व मैंने सिर हिलाकर स्वीकार किया और उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया। उन्होंने सावधानी से बस्ता मुझे थमाते हुए भ्रिकुटियों पर बल देकर कहा, क्या वाहियात बात है, किताबें फेंकती घूमती हो, पढ़ती क्या खाक होगी। तभी वो जो लेखिका है वो क्या करती है, वो सिर हिलाकर कहती है कि हाँ ये बस्ता जो है वो मेरा है। और फिर उन्होंने सावधानी से बस्ता उनके हाथ में थमा दिया और फिर क्या कहा कि क्या वाहियात बात है, किताबें फेंकती हुई घूमती हो, तुम पढ़ती क्या हो। भाई जवाहरलाल जी के मुख से क्या वाहियात बात है मैंने अनेक बार अनेक अवसरों पर सुना है और हर बार उस वाक्य पर हंसी ही आई है। मोटर दुर्घटना में मेरे पैर की हड्डी टूट जाने पर भी उन्होंने कहा, क्या वाहियात बात है, तुमने अपना पैर ही तुड़वा लिया। मेरे कई महीनों तक अस्त व्यस्त और बीमार रहने पर भी उनकी टिप्पणी थी, क्या वाहियात बात है, तुम अक्सर बीमार हो जाती हो। और पहली भेंट के दिन उनकी डांट में बड़े की छोटे के प्रति जो आत्मीयता थी उसने मुझे रुला दिया। 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों में जितना ज्ञान कम होता है उतनी ही भावुकता अधिक होती है। किसी छोटी लड़की को रुला दिया है, यह विचार ही उनके पश्चाताप के लिए पर्याप्त था। अतः मेरे कंधे थपथपाते हुए और किताबें सावधानी से रखने का उपदेश देते हुए मुझे टांगे तक पहुंचाया। अब वो क्या बता रही हैं कि उन्होंने यानी जवाहरलाल जी ने जो अपने मुख से ये बात निकाली थी कि क्या वाहियात बात है, वो अनेक अवसरों पर वो बात सुन चुकी थी और उन्हें ये वाक्य सुन के ये बात सुनकर हंसी ही आती थी। मोटर दुर्घटना में जब उनके पैर की हड्डी टूट गई थी तब भी उन्होंने ये कहा था कि क्या वाहियात बात है, तुमने अपना पैर ही तुड़वा लिया। और जब उनकी तबीयत खराब रहती थी तब भी वो यही कहते थे, यही टिप्पणी देते थे कि क्या वाहियात बात है, जब देखो तुम अक्सर बीमार ही रहती हो। और पहली भेंट के दिन उनकी डांट में बड़े की छोटे के प्रति आत्मीयता, यानी कि जब कोई बड़ा छोटे को डांटता है, जब कोई छोटा लापरवाह हो जाता है, इस प्रकार की भावना उन्हें नजर आ रही थी। तो ये देखकर वो रो दी, तो ये देखकर वो रोने लगी। और 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों में जितना ज्ञान कम होता है उतनी भावुकता ज्यादा होती है। तो किसी छोटी लड़की को उन्होंने रुला दिया, तो इस विचार के लिए उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें अब पश्चाताप करना होगा। और मेरे कंधे यानी उनके कंधे थपथपाते हुए किताबें सावधानी से उन तक पहुंचा दी और फिर उन्हें तांगे तक भी पहुंचा दिया। मैंने उन्हें अनेक बार देखा कि महिलाओं से लदे फदे भाषण देते, जेल जाते, घर में बड़ी मधुर आत्मीयता से कमला भाभी से बातें करते, छोटी सी इंदिरा जी पर स्नेहिल हाथ फेरते, संपूर्ण आत्मसमर्पण के साथ बापू के चरणों में बैठते। स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक और सेनापति के रूप में भी उनका संपर्क सुलभ रहा और प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्रथम कुलपति के रूप में भी किसी भी स्थिति में उनके मानवीय रूप में कोई अंतर नहीं मिलता था। तो यहाँ पे वो क्या कह रही है कि अनेक बार उन्होंने क्या देखा है कि वो महिलाओं से लदे फदे भाषण देते हैं, जेल जाते हुए देखा है, घर में बड़ी मधुर आत्मीयता से कमला भाभी से बात करते हैं, छोटी सी इंदिरा जी पर स्नेहिल हाथ फेरते हैं, यानी कि प्यार से हाथ फेरते हैं, और संपूर्ण आत्मसमर्पण के साथ बापू के चरणों में बैठे रहते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक और सेनापति के रूप में भी उनका संपर्क सुलभ रहा और प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्रथम कुलपति के रूप में भी किसी भी स्थिति में उनके मानवीय रूप में कोई भी अंतर नहीं दिखाई देता था, यानी वो हर जगह समान रूप से ही व्यवहार करते थे। अत्यधिक शासकीय व्यस्तता में भी उनका स्नेह भरा मानवीय रूप अक्षुण्ण ही रहा। उनके प्रधानमंत्री होने के उपरांत एक बार मुझे विशेष काम के लिए दिल्ली जाना पड़ा। मैंने सोचा कि जवाहर भाई से भी मिल लूं। वो क्या कह रही हैं बच्चों कि किसी भी स्थिति में वो कैसे रहते थे, बहुत प्यार के साथ रहते थे, बहुत ही स्नेह के साथ रहते थे। उनके प्रधानमंत्री के होने के उपरांत जो लेखिका है उन्हें एक काम के लिए दिल्ली जाना पड़ा था, तो उन्होंने क्या सोचा था कि वो जवाहर भाई से भी मिल लेंगी।
प्रधानमंत्री से मिलने का समय निश्चित करने का अवकाश नहीं था, अतः ऐसे ही प्रभात बेला में उनके विशाल भवन पर उपस्थित हुई। उनके निजी सचिव ने कहा, बिना पूर्व निश्चित समय के भेंट होना संभव नहीं। यहाँ तो लोग 10-10 दिन तक प्रतीक्षा में पड़े रहते हैं। सुनते ही मेरा मन विद्रोह कर उठा। मैंने कहा, वह प्रधानमंत्री की व्यस्तता का प्रमाण हो सकता है, परंतु जो 10-10 दिन पड़े रहते हैं उनके निठल्लेपन का तो वह निश्चित ही प्रमाण है। आप जाकर उन्हें सूचना देने का कष्ट करें कि प्रयाग से महादेवी आई है और उन्हें आज ही जाना है। वह उनसे मिलने की प्रतीक्षा में जीवन के 10 दिन खोने की स्थिति में नहीं है। तो वो प्रधानमंत्री से मिलने के लिए अब क्या होता है कि पहले से सूचना देनी पड़ती है, लेकिन उनके पास इतना समय नहीं था, तो वो ऐसे ही उनसे मिलने के लिए चली जाती है। लेकिन उनका जो निजी सचिव होता है वो मना कर देता है कि पूर्व निश्चित समय से तो भेंट नहीं हो सकती है, जब तक आप पहले से नहीं बताएंगी ऐसे हम आपको नहीं मिलने दे सकते हैं। तो यहाँ तो लोग 10-10 दिन तक प्रतीक्षा करते हैं, इंतजार करते हैं और ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो ये सुनते ही महादेवी वर्मा का विद्रोह मन जाग उठता है। तो वो कहती हैं कि वह प्रधानमंत्री की व्यस्तता का प्रमाण हो देने का कष्ट करें। प्रमाण हो सकता है, परंतु जो 10-10 दिन ऐसे ही पड़े रहते हैं उनके निठल्लेपन का तो वह निश्चित ही प्रमाण है। और आप जाकर उन्हें सूचना दे दीजिए कि प्रयाग से महादेवी आई है और उन्हें आज ही जाना है। तो उनके पास इतना समय नहीं है कि वो 10-10 दिन तक उनका वेट करे। मेरा संदेश किस रूप में पहुंचा यह पता नहीं, किंतु शीघ्र ही भाई जवाहरलाल तेजी के साथ जीने से उतरते दिखाई दिए और मेरा हाथ पकड़कर एक प्रकार से खींचते हुए ऊपर की मंजिल में ले आए। यहाँ बैठो, तुम्हारे लिए कॉफी आ रही है, इलाहाबाद के हालचाल बताओ। वे इस प्रकार बात कहते गए कि मुझे ना रूठने की याद रही ना शिकायत करने की। फिर अब वो संदेश उनके पास कैसे पहुंचा ये तो उन्हें नहीं पता, लेकिन शीघ्र ही बहुत जल्दी ही जो जवाहरलाल जी हैं वो सीढ़ी से तेजी से उतरते हुए आते हैं, उनका हाथ पकड़ते हैं और उन्हें खींचते हुए ले जाते हैं और फिर कुर्सी पर बैठने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि तुम यहीं बैठो, अभी तुम्हारे लिए कॉफी आ ही रही है। फिर इलाहाबाद के हाल चाल पूछते हैं कि इलाहाबाद कैसा है, क्या चल रहा है, और वो इस प्रकार से उनसे बात कर रहे होते हैं कि जो लेखिका है वो भूल जाती है कि वो उनसे नाराज है, उन्हें कोई शिकायत करनी है। अत्यधिक व्यस्त रहने पर भी दूसरों के विश्वास और सुविधा की चिंता करना वे शायद ही भूलते थे। मेरी स्मृति में एक और घटना प्रत्यक्ष हो जाती है। एक बार जब मैथिली शरण दद्दा और मैं उनसे मिलने गए, तब उन्होंने सहज आत्मीयता से मुझे रात में अपने साथ भोजन करने का निमंत्रण दे डाला। दद्दा विनोदी भाव से बोल उठे, अवश्य पंडित जी महादेवी की इस बार शुद्धि कर डालिए, हम तो किसी प्रकार बच ही गए हैं, यह ना बच पाए। तो अत्यधिक व्यस्त रहने के बाद भी वो दूसरों के विश्वास और सुविधा की चिंता करना नहीं भूलते थे। तो उनकी स्मृति में एक और घटना उन्हें याद आ जाती है कि जब एक बार मैथिली शरण दद्दा और महादेवी वर्मा उनसे जब मिलने जा रही थी, तब उन्होंने सहज आत्मीयता से उन्हें रात में भोजन करने के लिए उन्हें निमंत्रण दिया था। फिर दद्दा विनोदी भाव से उनसे बोलते हैं कि अवश्य पंडित जी महादेवी की इस बार शुद्धि कर डालिए, हम तो किसी प्रकार बच ही गए हैं, यह ना बच पाएगी। तब उन्हें स्मरण आया कि मैं तो दद्दा के समान शाकाहारी हूँ। उन्होंने पूछा, क्या तुम अब तक घास पात ही खाती हो? प्रश्न के उत्तर में दद्दा ने सविनोद कहा, आप सबने हमारे लिए और छोड़ा भी क्या है? इस विनोद के बीच भी वे इंदिरा जी को बुलाकर अलग से शुद्ध शाकाहारी भोजन बनवाने की व्यवस्था करने का निर्देश देना नहीं भूले थे। तब उन्हें याद आता है कि दद्दा जी के साथ जो लेखिका है महादेवी वर्मा है वो भी शाकाहारी है। तो वो उनसे पूछते हैं, क्या तुम अभी भी घास पास खाती हो? तो प्रश्न के उत्तर में दद्दा जी कहते हैं कि आपने हमारे लिए और छोड़ा भी क्या है? फिर इस विनोद के बीच में इंदिरा जी को बुलाकर अलग से शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाने की व्यवस्था करने के लिए वो निर्देश देना नहीं भूलते हैं। रात में देखा, कांटे, छुरी तथा मांस के अनेक खाद्य पदार्थों से सजी लंबी मेज के एक ओर मेरे लिए कड़ी चावल, शाक, दही आदि कटोरे कटोरियों से भरी चमचमाती थाली रखी हुई है। उन्होंने जिस प्रकार मेरी इच्छा का ध्यान रखा था, उसी प्रकार वे मेज के शिष्टाचार की ओर भी सतर्क थे। उन्होंने हंसते हुए मेरी थाली अपने पास रखवाई और अत्यंत आत्मीयता से मुझसे कहा,
जो तुम नहीं खाती हो उसे दूसरे को खाते देख नाक भौं मत चढ़ाना। फिर रात में क्या होता है, कांटे छुरी तथा मांस के अनेक खाद्य पदार्थों से लंबी मेज तैयार की जाती है और लेखिका के लिए क्या रखा जाता है, कड़ी चावल शाक दही, क्योंकि वो शाकाहारी होती हैं। तो बहुत सारी कटोरे कटोरियां चम्मच चमचमाती थालियां उसमें रखी जाती है। और इस प्रकार से उन्होंने यह भी ध्यान रखा था, यानी कि उन्होंने महादेवी वर्मा की जो भोजन में वो खाती हैं उसकी इच्छा के साथ साथ ये भी ध्यान रखा था कि मेज के शिष्टाचार को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर वो क्या करते हैं, हंसते हुए उनकी थाली अपने पास रखवाते हैं और कहते हैं कि जो तुम नहीं खाती हो, अगर तुम किसी और को खाते हुए देख रही हो तो इस चीज को देखकर तुम नाक भौं मत चढ़ाना। आम काटने की कला में उन्हें विशेष प्रवीणता प्राप्त थी, जिसका प्रदर्शन कर वे अपने अतिथियों को विस्मित कर देते थे। चाकू से कलमी आम को एक ओर से चीर कर बड़ी सफाई से उसकी गुठली बाहर निकाल देते थे और आम साबुत सा ही दिखाई देता था। व्यक्तिगत संबंधों की स्वीकृति और निर्वाह में उनके साथ तुलना में ठहरने वाले व्यक्ति बहुत ही कम है। और वो यहाँ पे क्या बता रही हैं कि आम काटने की कला में उन्हें विशेष प्रवीणता प्राप्त थी, जिसका प्रदर्शन करके वो अपने अतिथियों को विस्मित कर देते थे, हैरान कर देते थे। और वो किस प्रकार से आम काटते थे, चाकू से कलमी आम को एक ओर से चीर कर बड़ी सफाई से उसकी गुठली बाहर निकाल देते थे और आम बिल्कुल साबुत का साबुत दिखाई देता था। अब फिर वो अंत में लिखती हैं कि व्यक्तिगत संबंधों की स्वीकृति और निर्वाह में उनके साथ तुलना आज तक कोई नहीं कर पाया, यानी कि महादेवी वर्मा जिससे भी अभी तक मिली है, नेहरू जी जैसी तुलना उन्होंने आज तक किसी की भी नहीं देखी है, यानी कि वो किसी से भी उनकी तुलना नहीं कर पाती है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से लोगों का स्वागत करते हैं। यानी कि वो ऐसे नहीं करते हैं कि अब तो मैं प्रधानमंत्री बन गया हूँ तो मैं उन्हें पहचानूंगा नहीं, तो उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है। वो अच्छे से स्वागत करते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं और पुरानी पुरानी बातें भी करते हैं। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यही समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।